8। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कंपनी चाहे तो अधिकतम लाभांश घोषित किया जा सकता है। तो कितना लाभांश अधिकतम घोषित कर सकती है अगर कंपनी चाहे तो वो केवल कर सकती है प्रदत्त पूंजी मतलब दी गई पूंजी का या तो 10% या आपका क्या हुआ हो पुराने 5 वर्षों के लिए लाभांश दर का औसत देखकर, दोनों में जो भी कम होगा वो इशू करती है कंपनी। क्या करती है, जब दी गई पूंजी का 10% या फिर जो पुराने 5 साल होंगे उनके लाभांश की दर का औसत, ठीक है, दोनों को देखेगी, तब क्या करेगी, तब उन दोनों में से जो कम होगा उसी को क्या कर देगी, उसी के लिए लाभांश घोषित कर देगी। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका डी, प्रदत्त पूंजी का, प्रदत्त मतलब देना पूंजी का। ठीक है, अब है क्वेश्चन सेकंड, किस रूप में बोनस अंशों का निगमन किया जाता है। किन अंशों में बोनस का किया जाता है, तो वो किया जाता है साधारण अंशों पर, अधिमान अंशों पे नहीं, साधारण बोनस केवल साधारण अंशों पे मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। अब कंपनी, थर्ड क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में भाग 1 के निर्धारित प्रारूप का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए अनुसूची 6 में कौन, भाग 1 में क्या चीज़ें आती हैं, वो आती हैं आपका व्यवसाय की सही स्थिति। क्या लिखा होता है अनुसूची 6 में, व्यवसाय की सही स्थिति, ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन आपका 4, अंतरिम लाभांश में दिखाया जाता है। पहले तो देखिए अंतरिम लाभांश होता क्या है। अंतरिम लाभांश वो होता है जो साल के मिड टाइम में दिया जाए, मतलब 6 महीने बाद दिया जाता है जो, ठीक है, साल के बीच में दिया जाता है, वही कहलाता है अंतरिम लाभांश। ठीक है, तो ये कौन से ये किस में ट्रांसफर किया जाता है, देखिए ये ना तो आपने कभी चिट्ठी के पक्ष चिट्ठा बनाया होगा तो आपने कभी ना चिट्ठी के दायित्व पक्ष में देखा होगा ना संपत्ति पक्ष में देखा होगा। तो अंतरिम लाभांश पूरा साल का नहीं होता, इसलिए चिट्ठे और इसमें लाभानी खाते में नहीं आता। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आती हैं आपकी लाभानी नियोजन खाते में। तो ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं समामेलन से पूर्व का लाभ ले जाया जाता है। तो कब ले जाया जाता है समामेलन से पूर्व का लाभ, तो वो कब ले जाया जाता है, वो होता है आपका समावेलन से पूर्व का लाभ ले जाया जाता है, वो सीधे सीधे पूंजी खाते में ले जाया जाता है। किसमें, पूंजी खाते में, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में से संभाल कर रख दिया जाता है। जब आपने किसी भी पार्टिसिपेट किया है, समावेलन किया है, तो उससे पहले का जो भी लाभ होगा वो किस में करेगा, कैपिटल रिजर्व में उठाकर रख देंगे उसे, जरूरत पड़ने पर बाद में निकालते हैं उसे। अब आता है निम्नलिखित में से एक पूंजीकरण की श्रेणी में नहीं आता। अब इनमें से पूंजीकरण की श्रेणी में कौन सा नहीं आता, देखिए ज़रा। ऑप्शन पहला है आपका ऋणपत्र शोधन कोष बनाना, बोनस अंशों का निगमन करना, संपत्तियां खरीदना, संपत्तियां स्थापना कोष का सृजन करना। पूंजीकरण में नहीं आता। देखिए पूंजीकरण, देखिए ऋणपत्र जो होते हैं वो आपके दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो ये भी तो आते ही हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए ही होते हैं, तो पूंजीकरण में आते हैं। ये संपत्तियां भी पूंजीकरण में आती है क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। संपत्ति स्थापना कोष फंड भी, ये भी क्या हो रहा है, ये भी पूंजीकरण में आता है। तो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा बी। बोनस अंश नहीं आते, बोनस अंशों का इशू करेंगे तो आप अभी लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं वो। तो ऑप्शन बी। अब है अभिगोपन का अर्थ क्या होता है। देखिए अभिगोपन का अर्थ होता है गारंटी का अनुबंध करना, मतलब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करना। अभिगोपन एक तरीके से अंडर राइडर होता है, ठीक है, उससे हम कांटेक्ट करते हैं गारंटी देने का, कि हम गारंटी देंगे आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं हो रहा कि संपर्क करना एक दूसरे से, नहीं, कांटेक्ट का मतलब हो रहा है कि एक तरीके से आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है अधिगोपन का अर्थ का, गारंटी का अनुबंध। अब समान संचय से आशय क्या है, समान संचय से आशय है आपके अविशिष्ट, मतलब विशिष्ट संचय तो अलग ही होते हैं, जो केवल स्पेशल चीज़ों में दिए जाते हैं वो होते हैं विशिष्ट संचय। पूंजीगत संचय वो होते हैं जो दायित्व और लायबिलिटी और एसेट्स पर दिए जाते हैं। ठीक है, दूबट संचय वो होते हैं जो केवल आपके उस खर्चे को दिए जाते हैं जो खर्चा आपका, मतलब जो पैसा खर्च हो गया है अब आपको मिलने वाला नहीं है, दूबट संचय उस पर दिए जाते हैं। तो समान संचय का ऑप्शन क्या होगा, अविशिष्ट खर्चे। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है तो वही अविशिष्ट में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी। अब है स्वेट समता अंश का अर्थ क्या होता है। स्वेट समता अंश का अर्थ होता है जो पहले ही निगमित में, मतलब समता अंशों का पहले ही इशू हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, भट्टे पर निगमित अंश नहीं, नए समता अंश ये भी नहीं होगा, पूर्व में निगमित श्रेणी के समता अंश, ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, स्वेट समता अंश का।
अब है आपका 10 क्वेश्चन। ब्लू चिप्स अंशों का अर्थ है। ब्लू चिप्स जो होते हैं, ब्लू चिप्स एक अंश वो होते हैं, शेयर होते हैं। तो उन शेयर का अर्थ होता है, सीधे सीधे उन शेयर का अर्थ होता है आपको डिविडेंड में पैसे कमाना। ठीक है, आप जो भी लाभांश को कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस अंशों को ऊंची दर में दे रहे हैं, है ना। अंशों का सीधे सीधे ऊंची दर में दे रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वही प्रॉफिट जो होता है वो लाभांश कहलाता है। तो ब्लू चिप्स अंशों का सीधा सीधा अर्थ होता है शेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पर बेचना। तो ऑप्शन क्या होगा, गारंटी, सरकार की गारंटी होनी चाहिए। अंशों का स्कंद विपणी में सूचीबद्ध होना चाहिए। अंश पहली बार निगमित किए जाने चाहिए। अंशों पर ऊंची दर से ब्याज चुकाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, लाभांश चुकाया जाना चाहिए ऊंची दर से। ठीक है, अब हो रहा है 11 क्वेश्चन। मुख्यतः लाभों का नियोजन किया जाता है। तो लाभों का नियोजन क्या किया जाता है, लाभों की प्लानिंग किस में की जाती है, वो की जाती है आपकी कोष में या फंड में की जाती है। ठीक है, फंड में की जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए, हानियों के लिए नियोजन बनाने में, संपत्तियों को क्रय करने में, हानियों को अपलिखित करने में, संचयों को हस्तांतरण या लाभ वितरण करने के लिए। ऑप्शन होगा आपका डी, फंड के लिए जाते हैं, संचयों के लिए रिजर्व हो गया ये। ठीक है, रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं हम और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं यदि बोनस अंश के निगमन की स्थिति है तो कंपनी द्वारा अंश टुकड़ों के बदले अंशधारियों को दिया जाएगा। क्या हो रहा है, यदि बोनस अंश इशू हो रहे हैं तो कंपनी द्वारा क्या किए जाएंगे, अंश टुकड़ों के बदले अंशधारियों को दिया जाएगा। वो कंपनी द्वारा क्या, अंश टुकड़ों के बदले, मतलब कंपनी को अंश टुकड़ों के बदले क्या दिया जाएगा, जो भी अंश के पैसे वगैरह होंगे, बोनस जो होगा वो अंशधारियों को दिया जाएगा, कंपनी को नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अंश कूपन। क्या बोलते हैं, अंश कूपन। ऑप्शन ए। अब है आपका कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 350 के अनुसार मूल हराशित करने का समय कितना निर्धारित किया गया है। तो वो निर्धारित जो किया गया है वह है आपका, या तो मूल लागत का, मतलब प्राइम कॉस्ट का 50% उसे रिटर्न करना पड़ता, रिटर्न करने के पश्चात। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब होता है उसे अपलिखित कर दिया गया। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा आपका सी, मूल लागत का 50% अपलिखित करने में समय लगा, करने में लगा गया समय। जो आपकी मूल लागत है, मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका 50%। अब बोल रहे हैं ऋण पत्रों का अभिगोपन कमीशन की दर क्या होती है। जो ऋण पत्रों पर जो कमीशन की ऋण होती है, अभिगोपन कमीशन अभी बताया हमने, अंडरराइटर कमीशन होती है। ठीक है, तो वो होती है गारंटी देना। तो उस कमीशन की दर कितनी होती है कि कितने की आप गारंटी दे सकते हो। जितने आपके ऋण पत्र हैं ना, उनकी कितनी गारंटी दे सकते हो आप, उनकी गारंटी दे सकते हो केवल आप 2.5% तक की। ठीक है, ज़्यादा की गारंटी नहीं दे सकते आप, केवल 2.5%। तो ऑप्शन है बी। अब बोल रहे हैं एक पूर्णकालिक संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। तो कितना दिया जाना चाहिए पारिश्रमिक, उनका जो दिया जाता है वो आपका दिया जाना चाहिए 5%। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपका 16, यदि एक कंपनी की पूंजी 20 करोड़ है, वर्ष 2010 में उसे हानि उठानी पड़ी, तो अधिकतम वार्षिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होगा। मतलब मैनेजर फीस कितनी होगी, मैनेजर वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 15 लाख। अगर आपका 20 करोड़ का आपने 20 करोड़ की पूंजी लगाई है, तो आपको अगर हानि होती है तो आपको जो भी पारिश्रमिक मिलेगी वो आपकी मिलेगी 15 लाख। अब क्वेश्चन है आपका 17, लाभांश घोषणा के कितने दिन में अधिप्रत जारी करना या चेक जारी करना अनिवार्य है। मतलब अगर आपने लाभांश देने की, डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है कि आप डिविडेंड देंगे, तो उसके कितने दिन में आपको चेक जारी करना होगा। तो वो करना होगा आपको 42 दिन में। ठीक है, अब आता है 18 क्वेश्चन। निर्माण कार्य के लिए लिया गया उधार का ब्याज दिखाया जाता है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका उधार की जो ब्याज होगी वो दिखाई जाएगी। वो किस में दिखाई जाएगी, वो दिखाई जाती है संपत्ति पक्ष में। तो ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं धारा 198 कंपनी अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी तथा एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक हो कि शुद्ध लाभ का अधिकतम पारिश्रमिक कितना होता है। तो ये पारिश्रमिक होता है 5%। शुद्ध लाभ का अधिकतम पारिश्रमिक कितना होता है, 5%। चाहे वो देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक कंपनी हो या फिर निजी कंपनी हो, वो केवल क्या होती है, जो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, धारा 198 कंपनी अनुसार
एक सार्वजनिक कंपनी मतलब एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी, जो क्या है, जो सब पब्लिक कंपनी का ही सहायक रूप है। मतलब हमने दो चीज़ें, एक चीज़ होती है कंपनी की, एक सब्सिडरी होती है, एक होल्डिंग होती है। तो एक तो सार्वजनिक कंपनी है जो पूरा होल्ड कर रही है चीज़ों को, एक निजी कंपनी है जो सार्वजनिक कंपनी का काम कर रही है। तो उसके शुद्ध लाभ को परिश्रम कितना होगा, 5%। ठीक है। अब है आपका 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बोनस अंशों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बोनस अंशों किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो बोनस अंश किसके जाता है, मुक्त संचय के लिए, जो मुक्त हो गया हो, जो मतलब हमने ले लिया हो, उसके लिए ही बोनस इश्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ। तो आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।